हेलो स्टूडेंट, आई एम रमन सेठी एंड हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं क्लास 8th का, जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अभी तक हमें अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जो स्पेस में ऑब्जेक्ट घूमते हैं उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और फिर हमने सबसे फर्स्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया था मून के बारे में। तो मून की हमें डेली डेली अलग अलग शेप्स नज़र आती है नाइट टाइम पे। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, फेसिस ऑफ मून बोलते हैं। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फेसिस ऑफ मून क्या होते हैं, कि मून की चेंजिंग शेप जो अलग अलग डेज पे बनती है उसको फेसिस ऑफ मून बोलते हैं। तो आज हमने टॉपिक पढ़ना है, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है कि मून के अलग अलग फेसिस क्यों बनते हैं, मून अलग अलग दिन पे हमें अलग अलग तरह की शेप क्यों दिखाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड why phases of moon occur. You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light, whereas the sun and other stars do. We see the moon because the sunlight falling on it get reflected towards us. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. कि हमने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा कि मून जो है, मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट मून के ऊपर जब पड़ती है तो वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह से सन और स्टार की खुद की लाइट होती है, वैसे मून की लाइट नहीं होती। तो जो मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए हमें मून का सिर्फ वही पार्ट नज़र आता है जिस पार्ट से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो मतलब जितना सन से रिफ्लेक्टेड लाइट वाला पोर्शन हमें अपनी अर्थ से नज़र आता है, उतना ही पार्ट हमें, उतना ही मून, वैसी ही हमें मून की शेप नज़र आती है। तो जिस तरह से ये डायग्राम में दिखाया हुआ हमें कि ये ऑरेंज कलर में, येलो से कलर में सन दिखा रखा है और सन की रेज ऑफ लाइट जा रही है, और नीचे बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ है वो अर्थ दिखा दिया, और ऊपर मून दिखा दिया। तो नाइट टाइम जो अर्थ के जिस साइड पे, जो सन की साइड पे जो अर्थ वाला पार्ट है, उस साइड पे तो दिन है, डे टाइम है। और जो सन के अपोजिट वाली साइड पे जो अर्थ का पार्ट है, वहाँ पर क्या नाइट है। और तो नाइट है तो उस जगह पर क्या नज़र आएगा, हमें मून नज़र आएगा। तो मून के ऊपर जब सन की लाइट पड़ रही है तो वाइट पोर्शन जो दिखा रखा है मून का, वो पार्ट है जहाँ से सन की लाइट, जितने हिस्से पर सन की लाइट पड़ रही है। और मून के ऊपर जो ब्लैक सरफेस दिखा रखा है वो मून का बैक साइड है, मतलब वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही। तो हम अर्थ से खड़े होकर जब देखेंगे तो हमें मून की जैसी जितने पार्ट से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी अर्थ पर आ रही है, हमें उसी के अकॉर्डिंग मून की शेप नज़र आएगी। तो इसलिए हमें अलग अलग दिन पे मून की पोजीशन अलग अलग होती है, मून और अर्थ की पोजीशन अलग अलग होती है। तो मून पे पड़ने वाली सन की रिफ्लेक्टेड लाइट का जो अमाउंट हमारी अर्थ पर आएगा वो अलग अलग दिनों पर अलग अलग होता है। तो इसलिए हमें मून की शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नज़र आती है अलग अलग दिनों पर। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए एक एक्टिविटी एक्सप्लेन की है, एक्टिविटी नंबर 17.2। क्या करना है हमने, टेक अ बिग बॉल और ए पिक्चर, पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ विद ब्लैक। कि एक बड़ी बॉल ले लेनी है या एक पिक्चर मतलब एक बड़ा मटका सा ले लेना है मिट्टी का बना हुआ, और उसके हाफ साइड को वाइट कलर से पेंट कर देना है और हाफ साइड को ब्लैक कलर से पेंट कर देना है। तो गो आउट इन टू द प्ले ग्राउंड विद टू ऑफ योर फ्रेंड्स, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड, डिवाइड द सर्कल इंटू 8 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन फिगर 17.4। तो बॉल को पेंट करने के बाद आपने क्या करना है कि ग्राउंड में जाना है, और ग्राउंड में जाकर, ओपन प्ले ग्राउंड में जाकर 2 मीटर रेडियस का एक बड़ा सर्कल बनाना है ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। और फिर उस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 8 सेगमेंट्स बना देने हैं उसकी। तो पहले तो 2 मीटर लंबा सर्कल कैसे बनाओगे, तो 2 मीटर लंबी हमारे पास कंपस तो होती नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ग्राउंड के अंदर एक बीच में लोहे की कील को, आयरन नेल को लगा लिया ग्राउंड के अंदर, और दूसरी आयरन नेल उसके साथ 2 मीटर लंबी एक थ्रेड लेके बांध लेनी है, रस्सी। और फिर उस थ्रेड के साथ एक हमने आयरन नेल और लगा लेनी है। तो एक आयरन नेल को हमने ग्राउंड के बीच में फिक्स कर दिया, और उसके चारों तरफ थ्रेड को खींचकर 2 मीटर लंबाई तक खींचकर हमने दूसरी आयरन नेल जो हमारे हाथ में होगी उसको घुमाकर एक सर्कल कंप्लीट कर देना है। फिर उस सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स हमने बनाने हैं। देन उसके बाद क्या करना है, स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल,
Ask her to keep the white portion of the bowl always towards the sun. If you are performing this activity in the morning, then the white portion of the bowl should be kept towards the east. If the activity is being performed in the afternoon, then the white portion of the bowl should be kept towards the white. तो अब क्या करना है कि खुद तुम क्या करो, ये सेकंड डायग्राम दिखा दिया, खुद एक जना आपकी ऐसे उस सर्कल के सेंटर वाली पॉइंट पे खड़ा हो जाए और अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि जो हमने बॉल को ब्लैक और वाइट कलर से पेंट किया था उसको अपने हाथ में पकड़ लें और उस बॉल का वाइट वाला पोर्शन जो है वो सन की डायरेक्शन में रखे। और अगर तुम मॉर्निंग टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो तुमने क्या करना है कि जो वाइट पोर्शन है ईस्ट की साइड पे रखना पड़ेगा क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में सन होता है। और अगर आफ्टरनून टाइम पे कर रहे हो तो आपको जो बॉल का वाइट वाला पार्ट है वो वेस्ट साइड पे रखना पड़ेगा क्योंकि सन आफ्टरनून पे वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग द वाइट एंड द ब्लैक पोर्शन इज केप्ट वर्टिकल। तो जब भी बॉल को पकड़ोगे, जो भी फ्रेंड बॉल को पकड़ेगा तो उसको ये बोलना है कि बॉल का ब्लैक और वाइट वाला पार्ट जो है वर्टिकल होना चाहिए, मतलब इस तरह से डायग्राम में शेप में दिखाया गया है तो उस तरह से वर्टिकल पोजीशन पे बॉल को पकड़ के रखना है, ब्लैक और वाइट पार्ट को। और जो फ्रेंड ने तुम्हारे बॉल को पकड़ा होगा उसको बोलना है कि वो जो 8 अलग अलग पॉइंट्स लगाए थे हमने सर्कल के ऊपर, उनमें से पोजीशन को चेंज करना है अपनी, मतलब पहले एक पॉइंट पे खड़े हो गए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे। तो हर बार जो बॉल का जो वाइट पार्ट है वो सन के सामने ही रखना है। देन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल वाइल योर फ्रेंड स्टैंड्स एट द पॉइंट ऑन द सर्कल points of the circle marked earlier. Draw the shape of the white portion as you see it. Compare your drawing with the different faces of the moon as shown in figure 17.5. तो अब आपने क्या करना है कि जो फ्रेंड आप में से सेंटर पर खड़ा होगा सर्कल के, उसने क्या करना है कि बॉल के वाइट पार्ट को देखना है और तुम्हारा फ्रेंड अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कभी पॉइंट नंबर 1 पे होगा, कभी पॉइंट नंबर 2, ऐसे करके अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो हर एक पोजीशन से तुम्हें बॉल का वाइट पार्ट कैसे नज़र आ रहा है उसकी अलग अलग शेप्स जो है आपने अपनी एक ड्राइंग बुक पे या ड्राइंग शीट पे बना लेनी है। और उन अलग अलग 8 के 8 पोजीशन से आपको जो शेप नज़र आ रही है उनको ऑब्जर्व करना है आपने। उनकी ड्राइंग बना ली और आपने देखना है कि क्या वो जो ये डायग्राम दिखाया गया है फिगर नंबर 17.5 में, क्या इससे कुछ मैच करती है क्या वो शेप्स। तो जो कि ये लाइनों के बीच में शेप्स दिखा रखी है ना, बिल्कुल ब्लैक दिखाया हुआ है और लेफ़्ट साइड पे दिखा रखा है बिल्कुल वाइट दिखा रखा है, फिर कहाँ पोजीशन कैसी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की पोजीशन दिखाई है। तो इस तरह से ही तुम्हें भी वो 8 अलग अलग पॉइंट से जो तुम्हारी ड्राइंग बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी। अब इसमें भी क्या दिखाया गया है कि ये जो राइट साइड पे सन दिखाया गया है ऑरेंज कलर में और बीच में अर्थ दिखा दी और अर्थ के चारों तरफ मून मूव कर रहा है। तो मून का जो पार्ट सन के सामने होगा वहाँ पर तो लाइट होगी और जो पार्ट सन के अपोजिट होगा वहाँ पर डार्कनेस दिखाई हुई है, ब्लैक पोर्शन दिखाया हुआ है, मतलब वहाँ पर अंधेरा है पूरा। तब क्या होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन दिखाई है जहाँ पे ब्लैक डायग्राम बनाया हुआ है वहाँ पर मून के सरफेस पे सनलाइट पड़ रही है, तो जो फेस मून का सन के सामने है वहाँ पर तो पूरी लाइट है, लेकिन जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें तो अपोजिट वाला हाफ नज़र आएगा ना। तो जो हमें अपोजिट वाला हाफ नज़र आएगा उस साइड से हमें क्या दिख रहा है कि पूरा मून ब्लैक नज़र आ रहा है, हमें वो पार्ट नज़र ही नहीं आ रहा जितने हिस्से में सन की लाइट पड़ रही थी मून के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट। तो इसलिए हमें जो मून का पार्ट नज़र आएगा हमें क्या नज़र आएगा, पूरा ब्लैक मून नज़र आएगा, मतलब मून दिखेगा ही नहीं, मून का ब्लैक पार्ट हमारी अर्थ के सामने होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अमावस्या है। और इसके बिल्कुल अपोजिट वाला डायग्राम जो दिखाया है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पर क्या जितनी भी सन की लाइट पड़ रही है मून के ऊपर तो वो सारा का सारा पार्ट हमारी अर्थ के सामने है। तो इसलिए हमें मून का जो पार्ट नज़र आ रहा है वो कंप्लीट हाफ पार्ट नज़र आ रहा है जितने में सन की लाइट सारी पड़ रही है। तो इसलिए हमें कंप्लीट मून नज़र आएगा। तो जब कंप्लीट मून नज़र आता है तो हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा है, फुल मून है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग पोजीशंस और भी दिखा रखी है हमें जहाँ पर मून के अलग अलग सरफेस अर्थ से मून को देखने पर हमें अलग अलग तरह की शेप्स नज़र आ रही है। तो इसी तरह से मून के फेसेस बनते हैं मून और अर्थ और सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग।
अब आगे लिखा है रिमेंबर डैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो मून है वो अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है हमारी मून के साथ साथ, मून को साथ लेकर अपनी सन के राउंड रिवॉल्व करती है। तो जिस तरह से कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो कैन यू नाउ गैस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। तो क्या अब आप गैस कर सकते हो कि मून, अर्थ और सन की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी फुल मून डे वाले दिन और न्यू मून डे वाले दिन। फुल मून डे मतलब पूर्णिमा वाले दिन और न्यू मून डे मतलब अमावस्या वाले दिन। तो फुल मून डे वाले दिन हमें कैसा दिखा रखा है डायग्राम में भी समझ आ रहा है हमें कि फुल मून डे जब होगा, मतलब जब पूर्णिमा होगी, जब हमें कंप्लीट मून नज़र आएगा, तो उस टाइम पे अर्थ जो होगी वो मून और सन के बिल्कुल बीच में होगी। और जब न्यू मून होगा, जब अमावस्या होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में होगा। मतलब अमावस्या वाले दिन मून अर्थ और सन के बीच में होता है और पूर्णिमा वाले दिन अर्थ मून और सन के बीच में होती है। ठीक है। तो स्केच दीज पोजीशन इन योर नोटबुक, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। तो ये सारी पोजीशंस जो डायग्राम में दिखाई गई है उनको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करो। और इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। तो फुल मून स्काई की किस पार्ट में नज़र आएगा उस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करो। तो फुल मून हमें स्काई में ईस्ट डायरेक्शन में नज़र आएगा। फिर द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। न्यू मून डे मतलब अमावस्या वाले दिन के बाद सन का इल्यूमिनेटेड पार्ट, मतलब जो सन का वो पार्ट जिसमें से ग्लो आ रही है हमें नज़र आ रहा है, जो सन का पार्ट, वो पार्ट हमें उसकी शेप जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी न्यू मून वाले दिन के बाद। मतलब अमावस्या के बाद मून की शेप्स इंक्रीज होना शुरू होती है, साइज़ इंक्रीज होना शुरू होता है। और जब फुल मून आ जाता है, फुल मून डे वाले दिन तक सन की लाइट कंप्लीट हो जाती है, पूरा मून नज़र आता है, सॉरी सन की लाइट नहीं, मून की लाइट कंप्लीट नज़र आती है। तो मून हमें कंप्लीट नज़र आता है, एक राउंड शेप में नज़र आता है फुल मून डे वाले दिन, पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन के बाद अमावस्या तक सन मून का साइज़ जो है धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाता है। तो आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन साइज एवरी डे। ठीक है। अब ये बच्चा क्या सोच रही है, आई हैव हर्ड डैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट ट्रू। कि हमें मून के सरफेस का एक ही साइड नज़र आती है हमेशा अर्थ से, दूसरी साइड कभी भी नज़र नहीं आती, क्या ये बात सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि हम मून की सिर्फ और सिर्फ हाफ पार्ट को ही देख पाते हैं, एक ही साइड को देख पाते हैं, दूसरी साइड को हम मून की नहीं देख पाते। ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो एक्टिविटी नंबर 17.3 आ गया है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर ऑन द ग्राउंड। कि ग्राउंड पर 1 मीटर डायमीटर का एक सर्कल बनाओ। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अपने किसी एक फ्रेंड को बोलो कि वो सर्कल के सेंटर पे खड़ा हो जाए। यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच ए मैनर डैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टुवार्ड्स हिम। तो तुमने अपने फ्रेंड के सामने सर्कल में इस तरह से खड़े होना है कि तुम्हारा जो फेस है वो हमेशा तुम्हारे फ्रेंड के बिल्कुल सामने रहे। मतलब सर्कल के सेंटर पे एक फ्रेंड को खड़ा कर दिया और सर्कल की बाउंड्री पे एक फ्रेंड और खड़ा हो गया, और जो बाउंड्री, जो दोनों फ्रेंड हैं वो आपस में एक दूसरे की फेस टू फेस करके एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो जैसे जैसे सर्कल के अराउंड एक फ्रेंड मूव करेगा तो वैसे वैसे ही उसके फेस को देखता हुआ ही जो दूसरा फ्रेंड है जो सर्कल के सेंटर पे खड़ा होगा वो भी मूव करेगा। तो क्या हमें अपने फ्रेंड की बैक साइड नज़र आएगी? तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, हमें सिर्फ उसका फेस वाली साइड नज़र आएगी, फ्रंट साइड नज़र आएगी, बैक साइड नज़र नहीं आएगी। तो ठीक इसी तरह से हमारे स्पेस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम जब मून घूम रहा होता है तो अर्थ भी घूम रही होती है। तो मून अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है। तो इसलिए हम मून का सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ के सामने रहती है। तो इस वजह से हम मून की सिर्फ एक ही साइड को देख सकते हैं, बैक साइड हमारे सामने कभी भी नहीं आती। तो हाउ मैनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन 1 रिवोल्यूशन। कि जब हमारे फ्रेंड ने अर्थ के मतलब सर्कुलर पाथ के ऊपर एक रिवोल्यूशन पूरी करी, उतने में ही हमारी एक रोटेशन पूरी हुई। तो ठीक इसी तरह से हमारी अर्थ और मून के साथ भी होता है कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सिमिलर मैनर।
कि मून भी अर्थ के अराउंड इसी तरह से ही घूमता है कि मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, कि मून अपनी एक्सिस पे मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट जो करता है वो उतने ही टाइम में ही करता है जितने टाइम में वो अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो इसलिए हमें मून का सिर्फ एक ही सरफेस नज़र आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मून का सरफेस कैसा है, मून के सरफेस पे क्या कुछ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मून इज़ ए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स, कि मून जो है पोइट्स के लिए या स्टोरी टेलर्स के लिए अलग अलग तरह के मतलब एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट मतलब एक अद्भुत ऑब्जेक्ट की तरह रहा है कि पोइट्स भी अपनी पोएम्स के अंदर मून का जिक्र करते हैं। तो चंदा मामा की तुमने स्टोरी सुनी है, पोएम सुनी है, तो वो क्या मतलब स्टोरी टेलर्स और पोइट्स अपनी स्टोरीज़ के अंदर मून का जिक्र करते रहते हैं, उनके लिए वो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह होता है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट मून के सरफेस पे गए तो उन्होंने क्या पाया कि मून का सरफेस डस्टी है, डस्ट से भरा पड़ा है, और बैरन है, बंजर है, खाली ज़मीन है वहाँ पर। देर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, कि मून के सरफेस पे कई सारे क्रेटर्स मतलब खड्डे से भी हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स, और मून के सरफेस पे स्टीप मतलब तिरछे और पूरी ढलान वाले और सीधे सीधे माउंटेन भी हैं। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, कि मून के सरफेस पे ऐसे माउंटेन भी हैं जिनकी हाइट अर्थ का जो हाईएस्ट माउंटेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, तो माउंट एवरेस्ट के अप्रोक्सीमेट हाइट भी है, मतलब इतनी हाइट के माउंटेन भी है मून के सरफेस पे, माउंट एवरेस्ट जितनी हाइट की। तो मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही कोई वाटर है। और तो अब जब मून के सरफेस पे ना वाटर है ना एटमॉस्फेयर है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मून के सरफेस पे लाइफ पॉसिबल होगी? तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, मतलब मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन दिया, कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून, क्या हम मून के सरफेस पे साउंड को सुन सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? इसका आंसर आगे दिया है कि वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज नो मीडियम, देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। कि हमने चैप्टर नंबर 13 साउंड वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता। बिना मीडियम मतलब जब मून के सरफेस पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मतलब कोई मीडियम ही नहीं है, ना कोई एयर है ना कोई पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए मून के सरफेस पे हम डायरेक्टली साउंड नहीं सुन सकते। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट मून के सरफेस पे जाते हैं तो वो फिर आपस में कैसे बातचीत करते हैं? तो उनको बातचीत करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती है जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉकी टॉकी या रेडियो डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती है। तो जो क्या है वायरलेस सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको जो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो मतलब वो रेडियो डिवाइसेस जो होंगी मतलब वॉकी टॉकी जो होंगे वो विदाउट एनी मीडियम भी ट्रैवल साउंड को करवा देंगे। तो इसलिए हम एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं वो अपने साथ रेडियो डिवाइसेस को लेकर जाते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब आगे दिया है डिड यू नो, जनरल नॉलेज की बातें बताइए यहाँ पर कि ऑन जुलाई 21 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो मून के सरफेस पे सबसे पहली बार लैंड किया था उन्होंने। तो मतलब सबसे पहले मून के सरफेस पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। कब गया था? 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को। और उसके बाद कौन गया था सेकंड नंबर पे? एडविन एल्ड्रिन। ओके, तो मून के ऊपर का जो टॉपिक था वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया कि मून कैसा ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती, हमने ये पढ़ा। मून के फेसिस के बारे में पढ़ा और मून का सरफेस कैसा है इस सब के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।